दोस्तों नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं और उन 30 क्वेश्चंस में कुछ ईवीएस के पेडागॉजी से और कुछ ईवीएस एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो ईवीएस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और पेडागॉजी जो है किस स्तर की पूछी जाती है, ईवीएस की पेडागॉजी आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो ईवीएस का सिलेबस है वो कहाँ से है और ईवीएस में कुछ सब्जेक्ट्स यानी कुछ विषय डिवाइड किए गए हैं ईवीएस के अंतर्गत, ईवीएस की जो बुक्स हैं तो उनको भी आज हम समझेंगे। तो ईवीएस जो है वह एनसीएफ 2005 के माध्यम से जो है बच्चों को जो है जो एनसीईआरटी यानी जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको एनसीएफ 2005 के आधार पर उनके जो है पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है। उसी बेस पे हमसे जो है सीटेट या सुपरटेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 जो है ईवीएस का सिलेबस कुछ इस प्रकार डिवाइड करता है। कक्षा 1-2 के लिए एक प्रकार का और कक्षा 3-4-5 के लिए थोड़ा इससे हटकर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कक्षा 1 और 2 का। कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं इनका जो सिलेबस होता है इनको जो है पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन नहीं कराया जाता है, यानी इनकी इनकी शिक्षा जो है पुस्तकों के माध्यम से नहीं होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा 1 और 2 में पुस्तकों का प्रयोग होता है कि नहीं, तो कक्षा 1-2 में ईवीएस की पुस्तक नहीं होती है। ईवीएस की पुस्तक जो है कक्षा 3-4-5 में जो है शुरू होती है और यहाँ से पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान बच्चों को कराया जाता है। तो कक्षा 1-2 में होता कैसे है ज्ञान, तो यहाँ पर जो है बच्चों को अध्ययन जो है परिवेश के माध्यम से जो है उन्हें पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है, यानी परिवेश में उपस्थित चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे फूल, पत्ती, पेड़, वृक्ष, टहनी इत्यादि के माध्यम से उनको जो है वातावरण के बारे में बताया जाता है और ईवीएस का अध्ययन कराया जाता है, यानी दृश्य रूप में। वहीं जब कक्षा 3-4-5 में आ जाते हैं तो उन्हें पुस्तकों के माध्यम से जो है इसका अध्ययन कराया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है पुस्तक और साथ साथ यहाँ पुस्तकों के साथ साथ उनके इसके साथ साथ उनको परिवेश यानी कि जो परिवेश चारों तरफ एनवायरनमेंट है दोनों को मिलाकर अध्ययन कराया जाता है कक्षा 3, 4 और 5 में। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को जो है परिवेश के माध्यम से उनका अध्ययन एवं शिक्षण होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आपको 1-2 पॉइंट एडवांस बता देते हैं। जो इग्लू है, इग्लू जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो होते थे वो इग्लू नामक घर बनाते थे। उन घरों में बर्फ़ का घर होता था और उसी में वो रहते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका, यानी विषुवत-रेखी जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, विषुवत-रेखी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो हैं ये जो है पेड़ों पर आवास बनाकर रहते हैं जिसको कि पिग्मी कहा जाता है। तो इग्लू जो है बर्फ़ से बना घर होता है, शीतकटिबंध क्षेत्र में होता है। पिग्मी जो है विषुवत-रेखी अफ्रीका रीजन में होता है और यहाँ पर जो है आदिवासी जनजाति के लोग पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। अब हम बात करेंगे कक्षा 3, 4 और 5 में। यहाँ पर जो है बच्चों को अध्ययन पुस्तक के माध्यम से कराया जाता है। इनकी पुस्तकों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इनका पूरा सिलेबस 6 बिंदुओं पर निर्धारित होता है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है आवास, तीसरा है भोजन, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें या वस्तुएं काम, यानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी काम कैसे बनते हैं, चीज़ें या वस्तुएं कैसे बनती हैं या उनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इन 6 कैटेगरीज में जो है ईवीएस का सिलेबस डिवाइड किया गया है। एनसीएफ ने जो है कक्षा 3, 4, 5 के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं यानी ईवीएस की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको 6 कैटेगरी 6 सब्जेक्ट्स में बांटा है। उनका जो सिलेबस होगा इन्हीं 6 विषयों पर आधारित होगा। अब इन 6 विषयों को भी उप विषयों में बांटा गया है। इनके अंतर्गत भी कई उप विषय आते हैं, उन्हीं पर आधारित जो है पूरा पाठ्यक्रम होता है। पहला है परिवार और मित्र। परिवार मित्र के अंतर्गत आएगा आपका जीव जंतु, पेड़ पौधे और आपसी रिश्ते। जीव जंतु जो हैं यानी पक्षियों का आवास कहाँ है, जंतुओं का आवास किस प्रकार का है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के अंतर्गत आता है जैसे रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी जो है रेगिस्तान में पाया जाता है और नेफेंथीस।
ये जो है आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, और ये नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है कीड़ों को खाता है। वहीं जो है रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो है, ओक वृक्ष यह जो है यह रेगिस्तान में उगता है, और इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं और वहाँ गहराई से जल को खींचकर ऊपर लाती हैं, और इसके तने में जल भर जाता है। और जब भी कोई इसको रेगिस्तान में किसी को प्यास लगती है तो इसके तने को काट कर और छेद कर देता है, उसमें एक सिरकी डाल देता है और उससे पानी जो है खींच कर पी लेता है। तो यहाँ पर पानी एकत्र हो जाता है, और जितने भी रेगिस्तानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये जीरोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ थी, और इसकी जड़ें 4 फीट जो है गहराई तक चली जाती हैं। जो नेफेंथिस है या मेघालय रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है, मेघालय क्षेत्र में, और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए यह कीड़े मकोड़े खाता है। इसका नाम नेफेंथिस है। तीसरा है आपसी रिश्ते। तो परिवार और मित्र के अंतर्गत हम जीव जंतु, पेड़ पौधे और आपसी रिश्ते इनका अध्ययन करते हैं। और एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि जो सहजीवी होते हैं, लाइकेन एक सहजीवी है। यह शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन जो है यह प्रदूषण का सूचक होता है। यह बहुत ही, अगर प्रदूषण का कहीं पता करना है तो लाइकेन के माध्यम से पता किया जाता है। अब हम बात करेंगे आवास की। आवास जो है यह दूसरा विषय है, और इसके अंतर्गत सब जो है उप विषय जो हैं भौगोलिक कारक, जलवायु कारक और सामाजिक स्थिति। यानी आवास कहाँ होगा, कैसे स्थान पे होगा, या उसकी भौगोलिक कंडीशन जो है बताएगी। जलवायु कारक यानी वहाँ की कैसी कंडीशन जलवायु होगी, यह भी हमारे आवास पर निर्भर करता है। और सामाजिक स्थिति यह भी हमारे आवास को निर्धारित करती है कि आवास किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक्स में लद्दाख के जो घर हैं उनके बारे में क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। असम का घर कैसा होगा, रेगिस्तान के घर कैसे होंगे, पर्वतीय घर कैसे होते हैं, झीलों में घर जो आप देखेंगे श्रीनगर जो है जम्मू में, वहाँ पर झील में घर बनते हैं बोट पर, और विषुवत-रेखीय घर किस प्रकार के होते हैं। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट एग्ज़ाम या केवीएस या आप जो हैं कोई भी एग्ज़ाम देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पर आपको इनसे जुड़े क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेंगे भोजन की, कि जो है भोजन जो है भोजन हमारा किस प्रकार निर्धारित होता है। पहला तो भोजन से होने वाले रोग, भोजन में कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, और क्षेत्रीय भोजन कौन कौन से हैं, रीजनल भोजन, उनके बारे में भी हमें एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब हुआ मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्रीय भोजन से, जैसे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन सभी रोगों के बारे में, किसकी कमी से होते हैं, कैसे दूर होंगे, तो उनके बारे में भी हमें अच्छी तरीके से जानना होगा। दूसरा क्षेत्रीय भोजन, जैसे नारियल का पानी, तेल, नारियल के पानी के, और नारियल का पानी में कहाँ सब्जी बनती है, और जो है मछली के तेल में कहाँ पर जो है सब्जी बनती है, मछलियाँ कहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं, सांप का सेवन कहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत ही डिटेल में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते रहे हैं। अब हम बात करेंगे नारियल के तेल में जो है तली हुई मछली। आप जब गोवा जाएंगे तो आप, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए जो है गोवा आप कहीं जा रहे हैं, आप वहाँ से देखते हैं कि स्टेशन पर नारियल के तेल में मछलियाँ तली जा रही हैं, तो आप किस राज्य में हैं, तो वह राज्य है गोवा। अगर आप देखते हैं नारियल लगे हुए हैं तो वह राज्य है केरल। अगर आप मछली चावल खाते हुए आप जाते हैं ट्रेन से, देखते हैं कोई मछली चावल खा रहा है बाहर, तो आप किस राज्य में हैं, पश्चिम बंगाल में। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं झूम खेती की। झूम खेती जो है ये आदिवासियों के द्वारा की जाती है। इस खेती में पहले जो है आदिवासी लोग पेड़ पौधों को काटते हैं, फिर वहीं पर उनको जला देते हैं, फिर उसी में बीज यानी कई फसलें एक साथ वो पैदा करते हैं, उसी में सभी बीज छिड़क देते हैं और छिड़क कर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वापस आकर अपनी फसल को काट लेते हैं, और काटने के बाद वो उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। ये झूम खेती हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलती है, और ये काफ़ी फेमस है, और ये आदिवासियों के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे
जल का संरक्षण और जल के कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में भी एनसीईआरटी बुक्स में आप कक्षा 3, 4, 5 की ईवीएस एनसीईआरटी बुक्स जब आप देखेंगे ईवीएस की, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है केवीएस में जो है, या नवोदय विद्यालय, या आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय और इत्यादि अनेक एग्जामों में, और सीटेट का जो ईवीएस सेक्शन होता है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ढूंढने को मिलेंगे। तो जल के क्या संरक्षण कैसे किया जाएगा और जल के कौन कौन से स्रोत होंगे। तरुण भारत संघ जो है, या जल संरक्षण के लिए एक संघ है जो कि जल संरक्षण पर काम करता है। तरुण भारत संघ राजस्थान में बना है और तरुण भारत संघ को शुरू करने वाले राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने तरुण भारत संघ की स्थापना की थी, इसीलिए इनको जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने जल संरक्षण के दिशा में बहुत ही अग्रणी काम किया था। इसी प्रकार का एक है भीम संघ। भीम संघ जो है दक्षिण भारत की कर्नाटक के हिलगुंडी गांव में जो है यह संचालित है, और जो है बच्चे ही इसका संचालन करते हैं, इसीलिए इसका नाम भीम संघ पड़ा, यानी बच्चों के द्वारा संचालित किया जाता है और यह भी जल संरक्षण पर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे यात्रा से भी रिलेटेड यह एक सब्जेक्ट है ईवीएस का। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 जो है यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा जो है 2005 में ईवीएस का सिलेबस जो डिस्क्राइब किया गया है, उस ईवीएस के सिलेबस कक्षा 3, 4, 5 की बुक्स में यात्रा विषय के अंतर्गत उसके सब सब्जेक्ट पर आधारित जो है उसमें हमें लेसन्स मिलते हैं। उन पाठों में हमें इन बातों का विवरण मिलता है, जैसे कि यात्रा की दिशा, उसमें कितना समय लगता है, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत और उनके विवरण, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों से परिचय और प्राकृतिक स्थलों से परिचय और यात्रा अनुभव। तो इस प्रकार से हमें उन किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें उनमें डिटेल से हमें जानकारी मिलेगी। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे टिन खेती। टिन खेती क्या होती है। टिन खेती एक इस प्रकार से खेती का पूरा क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को इस हिसाब से बांटा जाता है कि एक बॉक्स बनाया जाता है, इस बॉक्स में कुछ पर्चियाँ डाल दी जाती हैं और उन पर टिन लिखा होता है, यानी 1 टिन, 2 टिन, 3 टिन, ऐसे टिन लिखा होता है। और लोगों को जो है उसमें लोग हाथ डालते हैं, पर्ची निकालते हैं, उस पर जितने टिन लिखा होता है वो उतने टिन खेती पा जाते हैं और उस क्षेत्र में वो खेती करते हैं। लोगों को जो है ज़मीन टिन इकाई के माध्यम से बंटवारा किया जाता है। तो जितने टिन उनकी पर्ची पर लिखा होता है उतने टिन, जैसे इतना 1, 2, 3 जितना जिसके हिस्से में आएगा वो खेत उतनी भूमि उसके हिस्से में जाएगी और वो उतनी ही भूमि पर खेती करता है और उपज उगाता है। यह मुख्यतः आदिवासी लोग करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, अब आएगा हमारा चीज़ें या वस्तुएं हम कहाँ से और कैसे प्राप्त करते हैं। चीज़ें या वस्तुएं हम कहाँ से और कैसे प्राप्त करते हैं या उनको कैसे बनाते हैं। तो एक तो हस्तपरक शिक्षा और दूसरा करके सीखना, दो चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। हस्तपरक शिक्षा यानी स्वयं करके सीखना, और करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो इन चीज़ों पर भी हमारी ईवीएस का पाठ्यक्रम रिलेटेड है और ये पेडागॉजी का सेक्शन है। ईवीएस पेडागॉजी फॉर जो है एनसीईआरटी बुक्स फॉर सीटेट एग्जाम एंड अदर केवीएस या केंद्रीय विद्यालय एग्जाम। तो यानी करके सीखना और हस्तपरक शिक्षा, इन दोनों को भी हमारी जो एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स हैं उनमें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर इनको भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मधुबनी एक पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में मुख्यतः फेमस है। बिहार के जो है एक राज्य है, बिहार के एक ज़िले में यह मुख्यतः फेमस है, इसीलिए वहाँ का नाम मधुबनी है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पड़ा। मधुबनी पेंटिंग जो है दीवारों को एवं कपड़ों पर कलाकारी की जाती है और उनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर दीवारों या कपड़ों पर जो कलाकारी करके पेंटिंग बनाई जाती है उसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। और यह बिहार की सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध कलाकारी मानी जाती है। नेक्स्ट है कलमकारी। कलमकारी हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश का एक गांव है कलमकारी, तो वहाँ पर उसी गांव के नाम पर इसका नाम कलमकारी पड़ा।
ये भी एक कलाकारी का रूप है। एक है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है ये तेलंगाना का जो है तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है। पोचमपल्ली नामक गांव, वहाँ पर भी एक कलाकारी होती है। उस विशेष कला को पोचमपल्ली कहा जाता है। उस गांव का नाम पोचमपल्ली था, इसीलिए इसका नाम भी पोचमपल्ली पड़ा। वर्ली, वर्ली जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से हमें जो है इन चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा। फॉर सीटेट के ईवीएस सेक्शन के लिए एंड सुपरटेट केवीएस एग्जाम में ईवीएस सेक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनकी पेडागॉजी को हल करने के लिए। अब हम जानेंगे कि ईवीएस की पेडागॉजी को हल करते हुए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर पूछा जाता है कि ईवीएस का प्रयोग करके यानी जो है ईवीएस का अध्ययन कराते समय हमें बच्चों में कौशलों का विकास करना है तो नहीं करना है। कौशलों का विकास नहीं करना है ईवीएस सेक्शन में। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है कि बच्चों का ईवीएस में कौशलों का विकास करना तो नहीं करना है। भय और दंड की शिक्षा देनी है तो नहीं देनी है। ईवीएस सेक्शन में किसी भी वस्तु या किसी भी तरीके से अपने शिक्षण में भय और दंड को बढ़ावा नहीं देना है। अगर ऐसा पॉइंट मिलता है तो वह गलत है, उसको नहीं सिलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है शब्दावली एवं परिभाषा को याद कराना। अगर किसी भी सेक्शन में किसी भी तरीके से बात को उलट फिरट कर क्वेश्चन में पूछी जाती है कि पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से बच्चों में शब्दावली का जो है अध्ययन कराना, उनको कंठस्थ कराना या परिभाषा याद कराना, तो एनसीएफ 2005 रटने को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है। वो केवल जनरल लेवल के अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान की बात कर यानी जो है बच्चों की समझ विकसित करने के लिए कहता है, न कि उनको रटाने या परिभाषा या शब्दावली याद कराने। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से केवल परिचित होने चाहिए, बल्कि उनको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो शब्दावली और परिभाषा अगर मिलता है याद कराने को तो यह क्रॉस कर देना है, यानी ये हमारा जो है बिंदु सही नहीं होगा। नेक्स्ट है रट कर पढ़ना। यानी अगर कहीं भी हमें पर्यावरण शिक्षण में आती है बात कि अध्यापक को रटकर यानी बच्चों को रटाना चाहिए, तो यह बिल्कुल भी नहीं कराना है। यानी बच्चों को कोई भी चीज़ रटानी नहीं है, बल्कि उन्हें समझानी है, उन्हें अपने आप से समझना है, करके सीखना है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी अवलोकन करना है, स्वयं अपने मन से करके सीखना है। तो रट कर पढ़ना अगर कहीं पर है तो वह गलत है अकॉर्डिंग टू ईवीएस पेडागॉजी के अनुसार। नेक्स्ट है अवधारणा। बच्चों में अवधारणा का विकास करना। ऐसा आपको कई बार मिलेगा जब आप सीटेट की पेडागॉजी को हल कर रहे होंगे, क्योंकि हर सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन पेडागॉजी से होते हैं। तो अगर अवधारणा संबंधित कोई भी मिलता है कि बच्चों में अवधारणा को बढ़ाना है यानी उनको रटने को सिखाना है, रटन विद्या को बढ़ाना है, तो यह बिल्कुल भी गलत है। अवधारणा गलत चीज़ है। बच्चों में किसी भी चीज़ के प्रति एक कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें अपनी सोच को प्रेजेंट करना है। तो अगर कहीं पर भी अवधारणा मिलता है तो हमें उस ऑप्शन को नहीं चुनना है। नेक्स्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह। अगर जो है ईवीएस पेडागॉजी में कहीं पर भी आता है, यानी पूरे सीटेट के पेडागॉजी में कहीं पर भी आता है किसी क्वेश्चन में कि बच्चों को लैंगिक पूर्वाग्रह यानी उसके किसी भी लिंग के प्रति या उसके प्रति उसको चाहे यानी झुकाव जिसको कहेंगे, यानी किसी भी प्रति हमें झुकाव नहीं रखना है, हमें लिबरल सोच रखनी है, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी लिख के आता है तो हमें उसको नहीं सिलेक्ट करना है, यानी उसको एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट आता है निदानात्मक परीक्षण। यदि ईवीएस के सेक्शन में निदानात्मक परीक्षण आता है तो उसको हमें सही मानना है, यानी निदान करना है, बच्चे का परीक्षण करके उसकी समस्याओं का निदान करना ही निदानात्मक परीक्षण, तो यह सही होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं सरोकार कराना। तो यह भी सही पॉइंट है, यह एक पॉजिटिव है, बल्कि ऊपर के ये सभी जो हैं आपके निगेटिव पॉइंट थे। यह एक जो पॉजिटिव बात होगी उसे ही हमें सिलेक्ट करनी है, जैसे कि पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं सरोकार करना। तो यह हमें सही यानी यह पॉजिटिव है, तो इसे यह जिसमें होगा तो यह सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है परिवेश से परिचित कराना। तो ये तो पर्यावरण एनसीएफ कहता ही, एनसीएफ 2005 जो है
उसका मूल मंत्र ये है कि बच्चे को परिवेश से परिचित कराना। कक्षा 1 और 2 में तो परिवेश के ही माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो परिवेश से परिचित कराना करेक्ट होगा, यानी यह पॉजिटिव होगा, सही होगा। सृजनात्मकता का विकास, यानी बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना, तो यह बिल्कुल कराना है। ये तो एनसीईआरटी पहले से कहता है, हर सब्जेक्ट में कहता है कि बच्चे में सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी का विकास करना। तो क्रिएटिविटी का विकास करना जो है बिल्कुल सही होगा, तो यह भी करेक्ट माना जाएगा, यानी पॉजिटिव माना जाएगा। जब आप पेडागॉजी हल कर रहे होंगे तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा सही है, कौन सी कहाँ पर गलत है, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपकी पेडागॉजी गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन कराना। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं कराना है कि बच्चे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को याद करें या उनके बारे में समझें या उनको कंठस्थ करें। तो अगर ऐसा कहीं पर मिलता है तो वह निगेटिव पॉइंट है और उसे हमें अपने आंसर में सम्मिलित नहीं करना है, यानी इसको काट देना है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं। अपसारी चिंतन यानी नए नए विचारों को सोचना, समझना, उन पर चिंतन करना, यानी हमारे नवीन विचार को सृजन करना। तो अपसारी चिंतन अगर कहीं पर आता है तो उसे हमें सही करना है, लेकिन अगर अभिसारी चिंतन आता है तो उसके हमें नहीं मानना है, यानी वो उसको हम काट देंगे उस आंसर को। अभिसारी चिंतन नहीं कराना है बच्चे से केवल अपसारी चिंतन की अपेक्षा करनी है। तो शिक्षण में अपसारी चिंतन ही को ही महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ईवीएस की सभी बुक्स जब आप देखेंगे तो उनमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, बंद अंत वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मुक्त अंत वाले क्वेश्चन। तो ये जहाँ पर होगा वहाँ पर सही होगा, तो इसको हमें पॉजिटिव मानना है। नेक्स्ट है बंद अंत वाला प्रश्न। अगर बंद अंत वाले प्रश्न के बारे में कहीं पर कोई डिस्कस होता है ईवीएस के क्वेश्चन में, तो हमें उसका बिल्कुल भी विकास नहीं करना है, तो इसको यानी कि काट देना है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात करेंगे, अब है मानसिक स्तर के अनुकूल, यानी अपसारी मानसिक स्तर के अनुकूल चिंतन कराना। यानी बच्चे को जो भी काम कराया जाएगा वह उसके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा 2 का बच्चा है, हम उसे कक्षा 8 का क्वेश्चन पूछें, कक्षा 8 के तरीके से उससे कार्य कराएं। तो यानी जो भी शिक्षण किया जाए वह बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अपसारी चिंतन यानी वह चिंतन जो बच्चों में, यानी बच्चों से इस प्रकार से क्वेश्चन कराना है जो उनमें सृजनात्मकता को जन्म देती हो। अपसारी चिंतन का ही अर्थ है कि बच्चे सृजनशील होने चाहिए, यानी उनमें सृजनात्मकता का विकास करना है, यानी क्रिएटिविटी को जन्म देना है, यानी बच्चे की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। तो अपसारी चिंतन को अगर आता है तो हमें उसे सही मानना होगा, यानी उसे पॉजिटिव मानना होगा। तो इस प्रकार से आपके ईवीएस सेक्शन की पेडागॉजी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसको अच्छी तरीके से आप कंठस्थ कर लेंगे और एक नोट यानी एक कॉपी पर अगर आप इसको बना लेंगे तो आपको समझने में, पेडागॉजी को हल करने में ईवीएस सेक्शन की बहुत ही आसानी रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। और अगर आपने अभी सीटेट के लिए ईवीएस की पेडागॉजी, ईवीएस सीटेट के लिए ईवीएस नहीं पढ़ी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट ईवीएस फॉर सीटेट में जाकर वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ईवीएस की क्लासेस चलाई गई थी ईवीएस फॉर पेडागॉजी में, वहाँ से आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। आपका ईवीएस सेक्शन में एक भी क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट से बाहर से नहीं आएगा। ईवीएस फॉर सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको 15 से 20 क्लासेज हैं जो आप देख लेंगे तो आपके जो है ईवीएस सेक्शन में 30 के 30 क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। अगर आप इतनी पेडागॉजी पढ़ लिए और वो 15 से 20 क्लासेस देख ली तो आपके ईवीएस सेक्शन में 30 में 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जिन छात्रों को मैथ कमज़ोर होती है या अन्य सेक्शंस कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए ईवीएस ही जो है स्कोरिंग रहती है। बहुत से बच्चों को तो ईवीएस ने ही पास करा दिया है, यानी ईवीएस सेक्शन में ही उनके अगर 30 में 30 आ गए
तो उन्हें पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहती, वो आसानी से 90 नंबर पा जाते हैं। 90 नंबर उनके आसानी से आ जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।